चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिजिक्स में हीट ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि ऊष्मा और ताप, इस दो बातों को समझने में बहुत सारी समस्याएं होती है लोगों को। मैक्सिमम लोगों को तो यह लगता है कि ऊष्मा और ताप जो दोनों है ना, दोनों एक ही चीज़ है। या यूं कहें कि अगर पता भी होता है तो यह बतलाने के क्रम में उनके पास कोई शब्द ही नहीं होता है कि ऊष्मा और ताप को वह किस रूप से प्रभाषित करें। यहाँ पर निष्कर्ष यह निकलता है कि हम लोग को ज़्यादा माथा न लगाते हुए दो तीन बातों को समझ करके इसको क्लैरिफाई करते हुए सीधे अपने उस बिंदु पे पहुंच जाना है जहां से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ऊष्मा या ताप की बात करते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं, ऊष्मा को समझते हैं। हम लोग ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग ऊष्मा के बारे में जान लीजिए कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का एनर्जी है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का एनर्जी है। ऊष्मा और इसी ऊर्जा और एनर्जी को जिसमें हम लोग अंकित करते हैं, मापते हैं, वही ताप है। एक बार और बता रहे हैं हम लोग, ऊष्मा जो है सो एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा को जो हम मापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताप, टेम्परेचर। एक बात हम लोग आपको और बता रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं। मानते हैं कि दो वस्तु है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। यह दो वस्तु है। इस दोनों वस्तु की ऊष्मा की जो है स्तर अलग अलग है। दोनों वस्तु का जो ऊष्मा है वह अलग अलग है। ऊष्मा अलग अलग है मतलब दोनों वस्तु का ऊर्जा अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है। और इसी ऊष्मा के अलग होने के कारण अगर इसका ऊष्मा ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इसका ऊष्मा इधर की ओर जाएगा। अगर किसी कारण से इसका ऊष्मा ज्यादा हो जाता है और इसका ऊष्मा कम होगा तो इसका ऊष्मा क्या होगा? बी का ऊष्मा ए में जाएगा। अब एक यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि अगर दो वस्तुओं का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जिस किसी वस्तु का ऊष्मा कम होगा उस वस्तु की ओर ज्यादा जहां ऊष्मा होगा वहां से ऊष्मा का प्रवाह होगा। एक बार और हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं कि बी का ऊष्मा कम है, ए का ऊष्मा ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ए से बी की ओर ऊष्मा जाएगी, और यही जो ए से बी की ओर ऊष्मा जाती है इसी क्रिया को हम लोग ताप बोलते हैं। मतलब ये जो ऊष्मा एक से दूसरे की ओर जा रही है ना, अगर ऊष्मा ज्यादा से कम की ओर जा रही है तो इसी क्रिया को हम लोग ताप के क्रम में बोलते हैं। अब एक वस्तु की ऊष्मा जो दूसरे वस्तु की ओर जा रही है, यह ऊष्मा तब तक जाएगी जब तक कि दोनों वस्तु का ऊष्मा बराबर ना हो जाए, और जब दोनों वस्तुओं का ऊष्मा बराबर हो जाएगा तो यही आपको तापीय संतुलन या थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति कहलाती है। हमने अभी आपको बतलाया कि जब भी किसी दो वस्तु की बात करेंगे तो जिस वस्तु का ऊष्मा ज्यादा होगा उस वस्तु के ऊष्मा का संचार जो होगा सो कम ऊष्मा वाले वस्तु की ओर होगी, और यह ऊष्मा का संचार तब तक होगा कि जब तक कि दोनों वस्तु की ऊष्मा बराबर ना हो जाए, और जब दोनों वस्तु की ऊष्मा बराबर हो जाएगी तो यही तापीय संतुलन आपको कहलाएगा। अब देखिए, आप लोग के मस्तिष्क में आ रहा होगा इस सर क्या बोल रहे, ए बी वगैरह वगैरह। अब एक व्यक्ति एक चीज थोड़ा सा सुनना है। एक व्यक्ति थे, गौर से सुनिएगा, बहुत मदद करेगा। एक व्यक्ति थे प्रेस्कॉट महोदय, एक व्यक्ति थे प्रेस्कॉट महोदय। इस चीज को आप लोग को अंकित कर लेना है अपने कॉपी पर। हम बराबर बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ते हैं एक लेखनी और एक उत्तर पुस्तिका अपने पास रखें, जिससे क्या हो कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपने उंगलियों के माध्यम से अंकित कर पाए। अब हम लोग आते हैं यहां पर। हमने एक नाम बताया, एक व्यक्ति थे प्रेस्कॉट महोदय। प्रेस्कॉट महोदय क्या किए कि अणुओं के गति का सिद्धांत दिए। प्रेस्कॉट महोदय
अणुओं के गति का सिद्धांत दिए, मॉलिक्यूलर मोशन का सिद्धांत दिए। आपसे बराबर पूछता है कि अणु के गति का सिद्धांत, मॉलिक्यूलर मोशन का सिद्धांत किसने दिए? तो एक व्यक्ति थे प्रेस्कॉट महोदय, और प्रेस्कॉट महोदय ने अणु के गति का सिद्धांत दिया। यहीं से आपको ऊष्मा और टेम्परेचर दोनों चीज क्लियर होगा। अब जरा आप सुनिएगा, उन्होंने अणु के गति का सिद्धांत दिया, मतलब उनके अनुसार से प्रत्येक अणु में एक अलग अलग प्रकार की गति होती है। तो जिस कंडीशन में, आप एक बात बताइए, सुनना है गौर से, अगर अणु, एक चीज में बहुत सारा अणु है, अगर वो अणु आपस में गति करेगा, मोशन में रहेगा, तो वो अणु एक दूसरे से टकराएगा, और जब वह अणु एक दूसरे से टकराएगा तो उसमें उष्मता की उत्पन्न होगी, उसमें उष्मा की मात्रा बढ़ेगी, और उष्मा की मात्रा बढ़ी, किससे उष्मा की मात्रा बढ़ी? किस ऊर्जा से? गतिज ऊर्जा से। इसी कारण से कहा जाता है कि हीट या उष्मा में आपको, हीट या उष्मा जो है सो एक प्रकार का ऊर्जा है। जिस किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, वह वस्तु क्या होगा? उतना ही हीट होगा, उतना ही उसमें उष्मा की मात्रा ज्यादा होगी। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आपको, हमको, सबको पता है कि किसी चीज में हम लोग टेम्परेचर देते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने के क्रम में क्या होती है कि इस वस्तु में पाए जाने वाले अणु जो होगा वह कमजोर होता है और तेजी से मोशन करने लगता है, और तेजी से मोशन करने के बाद उसमें और क्या होता है, मॉलिक्यूल में, अणु में टकराहट उत्पन्न होती है। टकराहट उत्पन्न होने से क्या होता है कि ताप उत्पन्न होता है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष सिर्फ एक बात हुआ कि जितना ज्यादा अणु में गति होगा उतना ज्यादा उसमें उष्मा होगा। जितना ज्यादा अणु में गति होगा, अगर अणु का गति कम होगा मतलब वह वस्तु ठंडा होगा, अगर अणु का गति ज्यादा होगा तो वह वस्तु क्या होगा कि जब ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। सीधा सरल सा बात है। एक एग्जांपल लेते हैं, जब उल्का पिंड हमारे आसमान, हमारे ब्रह्मांड से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में मौजूद कण के माध्यम से क्या होता है, हमारे वायुमंडल में मौजूद धूल कण से वह टकराता है। टकराता होता है तो गतिज ऊर्जा हुआ, और गतिज हुआ, टकराने के क्रम में उसमें घर्षण होता है, और घर्षण के कारण से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर होने से, घर्षण के कारण से उसके आंतरिक उष्णता की मात्रा बढ़ती है, जिससे वस्तु में क्या होता है, टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि जिस किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा उसमें क्या होगा कि उष्णता की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। और इसी उष्मा को, उष्मा से हमको क्या आभास होता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। और यह बात भी आप जान लीजिए कि उष्मा क्या हुआ, एक प्रकार का ऊर्जा हुआ, और उष्मा का ऊर्जा जो निर्भर करता है वो गतिज पर निर्भर करता है, मोशन पर निर्भर करता है। और अणु के गति का सिद्धांत जो हुआ था, वह अणु के गति का सिद्धांत जो व्यक्ति दिए थे प्रेस्कॉट महोदय। इसके बाद हम लोग आपको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति और थे, थॉमसन, नाम आप लोग को लिख लेना है। एक व्यक्ति और थे थॉमसन। थॉमसन के अनुसार क्या होता है कि थॉमसन ने बताया कि उष्मा की एक अपनी प्रकृति होती है। उष्मा की एक अपनी प्रकृति होती है, और उसी प्रकृति से, उसी प्रकृति के कारण उसमें एक नेचर डेवलप है कि वह हमेशा एक वस्तु से, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का प्रयत्न करता है। रे भाई, अभी ना हम आपको बताए थे कि ये दो वस्तु है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए में ज्यादा उष्णता है, बी में कम उष्णता है। तो प्रेस्कॉट महोदय ने यह सत्यापित किया कि प्रत्येक वस्तु में एक अपनी प्रकृति, क्या बोलते हैं, प्रत्येक कभी कभी होता है ऑनलाइन क्लास कराने के क्रम में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा अटक जाते हैं, इसको अदरवाइज आप लोग को नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं, आपको सुनना है। हमने बताया कि एक व्यक्ति थे थॉमसन। थॉमसन ने बताया क्या कि उष्मा में एक अपनी प्रकृति होती है। उष्मा में क्या प्रकृति होती है कि वह हमेशा एक तरफ से दूसरी ओर जाती है। तो उसका नेचर क्या है कि अधिक उष्णता वाले जगह से, अधिक उष्णता से निम्न उष्णता की ओर जाने की जो क्रिया है, इसको सत्यापित किया थॉमसन महोदय ने, और इसी को उसको बताया कि उष्मा की एक अपनी प्रकृति है। देखते हैं कि इसको थ्रू हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। ए बी छोड़िए, सुन लेना है। मानते हैं एगो अनुराग है, एगो राहुल है। अनुराग में क्या है कि उष्णता की मात्रा ज्यादा है, और राहुल में क्या है कि उष्णता की मात्रा कम है।
तो अनुराग से राहुल में उष्णता जब तक जाएगा जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए। तो यही जो उष्णता जाने की क्रिया है, इसी प्रकृति को समझाया था थॉमसन महोदय ने। और अनुराग और राहुल दोनों का उष्णता बराबर हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में क्या कहलाएगा, यही तापीय संतुलन कहलाएगा। चलिए, तो यहां तक ले तो हम लोग उष्णता को जान। अब देखिए, टेम्परेचर क्या करता है कि आप इसके उष्णता को मापता है, इसके उष्णता को मापता है, इसके हीट को मापता है। तो टेम्परेचर जो इसके हीट को मापा, मतलब इसके अंदर पाए जाने वाले अणुओं के गति को माप रहा है। अगर इसके अंदर अणु में गति ज्यादा होगा तो क्या होगा, उष्णता ज्यादा होगा, और उष्णता ज्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसी उष्णता को मापने की जो इकाई है वही आपको ताप कहलाता है। चलिए, अब हीट उष्मा की बात कर रहे हैं तो उष्णता को मापने वाला जो चीज होगा, उष्णता को किस में मापते हैं, ताप में मापते हैं। तो इसी थर्मामीटर से, तापमापी से उष्णता को मापा जाता है, हॉटनेस को मापा जाता है। एक बात याद रखिएगा, उष्णता की बात करते हैं तो इसके मापने के लिए विभिन्न प्रकार का चीज होता है। एक द्रव तापमापी होगा, डॉक्टर तापमापी होगा, डॉक्टरी थर्मामीटर, गैस तापमापी, इसके अलावा प्लेटिनियम तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, पायरोमीटर, बहुत सारा है। लेकिन अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे बस इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दो बात याद आप लोग रखिएगा। पहला, प्रेस्कॉट महोदय ने क्या बतलाया था, अणु के गति का सिद्धांत दिया था। दूसरा, थॉमसन महोदय ने क्या बताया था कि ऊष्मा की एक अपनी प्रकृति होती है। चलिए, अब यहां पर आपसे पूछता है कि द्रव तापमापी में, तो यहां से तो आपको अगर देखे, तापमापी मतलब क्या, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर को मापेगा। तो तापमापी कैसा तापमापी है, द्रव तापमापी, मतलब इस प्रकार के तापमापी में क्या होगा कि हमेशा द्रव का ही यूज होगा। तो द्रव तापमापी में किस किस का यूज होता है, पारा का, एल्कोहल का, टॉलिन का, पेंटिन का। जरा सुनिएगा, इस पारा और एल्कोहल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या कर रहा है अभी वर्तमान परिदृश्य में एग्जाम को टफ बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम अब इतना टफ हो चुका है कि जब तक आप सारे सब्जेक्ट पर इक्वल पकड़ नहीं बनाइएगा तब तक सफलता पाना काफी मुश्किल है। तो मेरा यह उद्देश्य है कि अरबर टर्न बात करते हुए सीधा सा मुद्दा पर आते हैं जो पूछता है। और ऐसा नहीं कि बेसिक सिर्फ वही चीज नहीं पढ़ाना है जो आसानी से समझ में आता है। आसानी से समझ में आने वाला सारा बात सबको समझ में आता है। रिजल्ट किस पर निर्भर करती है, जो जहां तक हमको डेप्थ में जाना है हम लोग वहां तक जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो द्रव तापमापी की बात करते हैं तो इसमें किस किस का यूज होता है, पारा का, एल्कोहल का, टॉलिन का, पेंटिन का। आपसे पूछता है कि द्रव तापमापी में किस किस चीज का यूज होता है, तो पारा का, एल्कोहल का, टॉलिन का, पेंटिन का। पारा और एल्कोहल से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस पर। एकदम याद करके रखना है, पारा 39 डिग्री और एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। एकदम क्लियर करके रखना, इस बात को भूलना नहीं है कि पारा का फ्रीजिंग पॉइंट जो है सो -39 डिग्री सेल्सियस है और एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह -115 डिग्री सेल्सियस है। अब जरा सुनिएगा, देखिए जैसा कि आपको हमको कॉमन भाषा में बताते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से हम लोग तापमान की बात करते हैं और ये 1500 डिग्री सेल्सियस जाता है, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, बहुत सा ऊपर तक जाता है। तो मतलब सभी प्रकार के ताप को मापने के लिए एक ही थर्मामीटर से तो काम नहीं चलेगा, एक ही तापमापी से तो काम नहीं चलेगा। तो टेम्परेचर को क्या किया कि कुछ अलग अलग भागों में बांट दिया कि इतना टेम्परेचर से लेकर के इतना टेम्परेचर के लिए अलग प्रकार का थर्मामीटर, इतना टेम्परेचर से लेकर के इतना टेम्परेचर को लेकर के अलग प्रकार का टेम्परेचर। अब देखिएगा तापमापी में क्या होता है कि वैसे चीजों का प्रयोग होगा जिसमें ऊष्मा का संचार आसानी से हो। आगे हम देखते हैं, हम लोग इसके थ्रू आराम से समझ में आएगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा। अब देखिए द्रव तापमापी की बात करते हैं तो इसमें पारा की बात कर रहे हैं, एल्कोहल, टॉलिन और पेंटिन। अब देखिएगा द्रव तापमापी की बात करते हैं तो इसमें जो हमने अभी आपको बतलाया कि पारा, एल्कोहल, टॉलिन, पेंटिन। अब देखिएगा कि द्रव तापमापी की जो बात करते हैं यह मुख्यतः क्या करता है, -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 357 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापता है। अब एक चीज और है कि आपसे बराबर पूछता है कि द्रव तापमापी में पानी का क्यों नहीं यूज किया जाता। जैसे कि द्रव तापमापी में हमने क्या बताया, पारा है, एल्कोहल है, टॉलिन है, पेंटिन है, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है कि द्रव तापमापी में
पानी का यूज क्यों नहीं किया जाता, जल का यूज क्यों नहीं किया जाता है? तो एक लाइन पर सुनिएगा, ठीक इसी रूप में एग्जाम में पूछा हुआ है कि द्रव्य तापमापी में आपको पानी का क्यों यूज नहीं किया जाता है। तो जरा सुनिएगा, द्रव तापमापी में क्या करता है कि एक शीशा का पतला सा नली होता है। द्रव तापमापी में एक शीशा का आपको पतला सा नली मिलेगा, एक शीशा का पतला सा नली मिलेगा। इस नली में लिक्विड को, मतलब कभी अल्कोहल को डाल दिया, कभी पारा को डाल दिया, कभी टॉलिन को डाल दिया, कभी पेंटिन को डाल दिया। तो आपसे पूछता है कि द्रव तापमापी में जल का यूज क्यों नहीं होता। तो पहला कारण, जल में असामान्य प्रसार का गुण पाया जाता है। अब असामान्य प्रसार का गुण क्या है, यह आगे इसी चैप्टर में है, लेकिन यहां पर यह समझना है कि अगर द्रव तापमापी में पानी का यूज क्यों नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछे तो आपको जान लेना है कि द्रव तापमापी में क्या होता है कि जल का यूज न करने का एक कारण है कि जल में असामान्य प्रसार का गुण पाया जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जल जो होता है वह शीशा से चिपक जाता है, और जैसे ही शीशा से चिपक जाएगा तो उसमें उष्मा के संचार करने के बाद पारा नहीं उठेगा, इसका टेम्परेचर नहीं उठेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। इसी कारण से द्रव तापमापी में आपको पारा, क्या बोलते हैं, जल का यूज नहीं किया जाता है। द्रव तापमापी में किस किस का यूज किया जाता है, तो पारा का, एल्कोहल का, टॉलिन का, पेंटिन का। अब देखिए डॉक्टरी तापमापी वो फ़ारेनहाइट वगैरह वगैरह है, वो बात की बात करते हैं। तो डॉक्टरी तापमापी के अनुसार मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछता है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा, तो सामान्य सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, और लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछता है। फ़ारेनहाइट को डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। अब सुनिएगा, तो यहां तक तो डॉक्टरी हुआ। एक हो गया गैस तापमापी। जितना ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर को मापने की बात है ना, उसमें गर्म होने के बाद उतना ज्यादा प्रसार का गुण पाना चाहिए। उसमें जब ज्यादा टेम्परेचर मापेगा वही चीज जिसमें ज्यादा प्रसार होगा। जैसे कि गैस तापमापी क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर को मापेगा। क्यों? क्योंकि गैस में प्रसार ज्यादा होता है। आगे देखिएगा, गैस तापमापी में दो प्रकार के गैसों का यूज होता है। पहला तो गैस का यूज होगा हाइड्रोजन, दूसरा एक गैस का यूज होगा नाइट्रोजन। मतलब अगर 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापना है ना, तो नाइट्रोजन का यूज होगा। लेकिन उससे ज्यादा मापना है, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस तक मापना है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको यूज होगा नाइट्रोजन का। देखिए, यह कुछ बेसिक था आपको ये तापमापी का। इसके अलावा तापमापी में क्या हम लोग बात करते हैं कुछ ताप के मात्रक और भी होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है। अब एक चीज सुनिएगा कि थोड़ा सा, जैसा कि अभी तक कोई चीज कितना गर्म हो सकता है इसका मैक्सिमम ज्ञान अभी तक नहीं ज्ञात नहीं हुआ है। मतलब कोई चीज कितना ज्यादा पावर तक गर्म हो सकता है, उसका तापमान कितना ज्यादा हो सकता है, इसका कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन कोई चीज मिनिमम कितना ठंडा हो सकता है, इसका निश्चितता है। याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु ठंडी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें उष्णता नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसमें ऊष्मा की मात्रा कम है। और इसी कम ज्यादा को जो मापते हैं वो हम लोग थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। एक टर्म आप लोग सुने होइएगा, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप एक टर्म आप लोग सुने होइएगा, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। जैसा कि आप लोग को पता है, इसको कहा जाता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि परम शून्य ताप क्या है, तो चलो भाई एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट क्या है, तो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट जो है सो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। यह साधारण स्तर के एग्जाम में पूछता है, फ्लैटली इसी तरह से पूछता है। चलिए सुनिएगा, अभी तक हमने बताया था कि किसी वस्तु में उष्णता की मात्रा कब ज्यादा होती है, जब अणुओं की गतिज ऊर्जा उसमें जितनी ज्यादा होगी ना, उसमें उष्णता की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन मैक्सिमम का तो अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ कि उष्णता की मात्रा मैक्सिमम कितनी तक होगी, लेकिन मिनिमम का पता है। मिनिमम कब है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे तापमान किसी भी वस्तु का नहीं जा सकता है। इससे नीचे उष्णता की मात्रा किसी भी वस्तु की नहीं जा सकती है।
अब एक बात बताइए कि जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा है उसमें उतना ज्यादा ताप है, तो मतलब जितना कम गतिज ऊर्जा होगा उसमें उतना कम ताप होगा। समझ रहे हैं ना, हमने बताया जितना ज्यादा अणुओं की गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में है उतना ज्यादा उसमें ताप होगा, और जितना कम अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी उतना कम उसमें ताप होगा। तो मतलब इस सबसे कम ठंडा है, सबसे कम गर्म है, मतलब इससे नीचे ठंडा नहीं हो सकता, मतलब इसमें अणुओं की गतियों की जो स्पीड होगी वो शून्य होगी, मतलब यहां पर अणु का गति जो होगा वह समाप्त हो जाता होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अरे भाई, हमने बताया कि कोई वस्तु जितना ज्यादा गर्म है उसमें उष्मा की मात्रा जितनी ज्यादा है, मतलब उसमें अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा है। अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं का जो स्पीड होगा, गति मोशन जो होगा, जैसे जैसे उसका गति कम होगा वैसे वैसे वह वस्तु ठंडा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यह सबसे कम ठंडा, इससे नीचे ठंडा हो ही नहीं सकता है, मतलब उसके अणुओं की जो गति होगी यहां पर शून्य हो जाएगी, यहां पे अणुओं की गति शून्य हो जाएगी। और इसी कारण से चूंकि अणु की गति शून्य हो जाती है इसीलिए इसको परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है। आपसे ऐसे भी पूछता है कि परम शून्य ताप में अणुओं की गति क्या होगी, तो अणुओं की गति यहां पर शून्य हो जाएगी, न के बराबर होगी। ऐसे भी पूछता है कि परम शून्य ताप पर वस्तुओं में कंपन होगी क्या, भाई जब मोशने नहीं होगा तो कंपन क्या होगा। तो यही सारा चीज था एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट के बारे में। अब देखना है आप लोगों को कुछ ताप के मात्रक और भी है, जैसा कि आप लोग को पता है, यह बहुत सारे लोग जान रहे होइएगा ताप के मात्रक के बारे में। जैसा कि आपको हमको सब लोगों को पता है कि ताप के मात्रक की बात करते हैं तो मुख्यतः अगर बात करेंगे ताप के मात्रक की, तो यह जो आपको होता है ताप का मात्रक, एगो सेल्सियस पैमाना होता है, सेल्सियस पैमाना, एगो केल्विन केल्विन, दूसरा क्या होगा, पैमाना लगा दीजिए इसमें, तीसरा होगा केल्विन, फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, चौथा जो होगा आपको रोमर पैमाना। सेल्सियस का जो होगा आप सुन लीजिएगा, किसी भी चीज का ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस हो जाएगा आपको, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। केल्विन जो होगा आपको 273 डिग्री सेल्सियस से केल्विन से 373 केल्विन तक। फ़ारेनहाइट जो होगा आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक। और रोमर की जो बात करते हैं तो रोमर जो आपको होगा 0 से, इधर शायद आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, फिर भी सुन लीजिएगा, रोमर ये क्या होगा 0 से रोमर से 80 रोमर तक। सुन लीजिएगा, यह जो ताप के मात्रक है यह मुख्यतः 4 है, सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और रोमर पैमाना। इसमें बड़ा एक अच्छा बात है कि जिस नाम से जिसका अंकन किया गया है ना उसका खोजकर्ता वही है। मतलब सेल्सियस पैमाना का खोजकर्ता कौन होगा, तो सेल्सियस महोदय। केल्विन पैमाना का खोजकर्ता कौन होगा, तो केल्विन महोदय। और अगर बात करेंगे फ़ारेनहाइट का खोजकर्ता कौन है, तो फ़ारेनहाइट। और याद रखना है फ़ारेनहाइट के बारे में, इसी को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। रोमर पैमाना का खोजकर्ता कौन होगा, तो रोमर महोदय। याद रखिएगा, किसी भी थर्मामीटर का जो बात करते हैं तो वो दो चीज के टेम्परेचर को लेकर के चलते हैं, एक मिनिमम टेम्परेचर को जहां पर उसका अंकन होता है, और एक मैक्सिमम। मतलब एक फ्रीजिंग पॉइंट, सीधा बात समझिए ना, एगो फ्रीजिंग पॉइंट लेता है, एगो बॉइलिंग पॉइंट लेता है। मतलब सेल्सियस पैमाना में जो आपको फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो आपको हिमांक बिंदु होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो क्वथनांक होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ठीक उसी तरह फ्रीजिंग केल्विन में कहां पर हो जाएगा, 273 पे, और बॉइलिंग कहां पर हो जाएगा, 373 पे। फिर इसी पर फ्रीजिंग कहां पर होगा, 32 पर। बॉइलिंग कहां पर होगा, 212 पर। इसमें फ्रीजिंग कितना पर होगा, 0 पर। बॉइलिंग कहां पर होगा, 80 पर।
अब देखिए कभी कभी आपसे पूछता है इस चारों थर्मामीटर के ना संबंध के बारे में आप लोगों से पूछ देता है। इस चारों थर्मामीटर का आप लोग को क्या करता है कि संबंध के बारे में पूछ देता है। तो इसका संबंध निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये किसका पैमाना है, सेल्सियस का। तो जिसका पैमाना होगा वो अक्षर लेंगे, तो यहां पर सेल्सियस लेंगे। केल्विन का पैमाना होगा तो के लेंगे। फ़ारेनहाइट का पैमाना होगा तो फ़ारेनहाइट लेंगे। और उसके बाद अगर रोमर का पैमाना होगा तो रोमर लेंगे। अब क्या करते हैं सब सारे कंडीशन में कि जो इसका मिनिमम होगा उसको घटा देंगे। तो सेल्सियस में मिनिमम क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री, घटा दिए। केल्विन में मिनिमम क्या है, 273, घटा दिए। फ़ारेनहाइट में मिनिमम क्या है, 32, घटा दिए। रोमर में मिनिमम क्या है, 0, घटा दिए। और एक बात, यह 0 से लेकर के जितना का डिफरेंस होगा ना उससे भाग दे देंगे। 0 से लेकर के जितना, मतलब यहां पर 100 का डिफरेंस होगा 100 से भाग दे देंगे। यहां पर भी 100 का डिफरेंस होगा 100 से भाग दे देंगे। यहां पर कितना हो जाएगा, 32 से 212 की अगर बात हम लोग करते हैं तो 180 का डिफरेंस हो जाएगा, 180 से भाग दे देंगे। यहां पर कितना का डिफरेंस होगा, 80 का डिफरेंस होगा, 80 से भाग दे देंगे। अब जरा हमने अभी आपको बतलाया कि ताप के मात्रक की बात करते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के थर्मामीटर से मापा जाता है और जिस थर्मामीटर को जोन खोजा है उसी व्यक्ति के नाम से उस थर्मामीटर का नामांकन कर दिया गया है। तो हमने बताया सेल्सियस के बारे में, सेल्सियस को सेल्सियस खोजा, केल्विन को केल्विन, फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट और रोमर को रोमर। इसी के आधार पर इस सब का नामांकन कर दिया गया है। अब जरा एक बात गौर से आप लोग सुनिएगा। हमने आपको बताया ये इक्वेशन बताने के लिए कभी कभी क्या करता है कि आपसे थर्मामीटर में संबंध पूछता है और इसी थर्मामीटर के संबंध के बारे में आप लोगों को थोड़ा हम आगे बताएंगे। लेकिन क्या करते हैं कि इसको हम लोग शेष जो बचा हुआ है उसको मिटा देते हैं, जो आप लोग को समझाने में हमको आसानी हो। अरे टेम्परेचर चैप्टर कोई बड़ा चीज नहीं है, आसान है, बस आप लोग को हल्का गौर से समझने की कोशिश करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाद बाकी सब चीज हो जाएगा। हमने बताया था कि किसी भी टेम्परेचर का थर्मामीटर में होता क्या है कि आपसे पूछ देगा कि किसी व्यक्ति का फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इतना है तो सेल्सियस में बताइए, किसी चीज का चैप्टर टेम्परेचर केल्विन में इतना है तो रोमर में बताइए। मतलब कि यह सारे बात की बात करता है। तो हमने बताया था कि जिसका टेम्परेचर निकालना है उसका अक्षर लिख देना है, तो सेल्सियस का C, के केल्विन का K और फ़ारेनहाइट का F और रोमर का R। अब साथ में क्या करना है कि उसका मिनिमम को घटा देना है। तो सेल्सियस में मिनिमम क्या था, मिनिमम मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री। इसमें मिनिमम क्या था, 273। और फ़ारेनहाइट में मिनिमम क्या था, 32। और रोमर की बात करते हैं तो रोमर में मिनिमम था 0। और दूसरा कि उसके मिनिमम लेवल से अपर लेवल में कितने का डिफरेंस जाता था, तो सेल्सियस में 100 का डिफरेंस जाता था, केल्विन में आपको भी 100 का डिफरेंस जाता था और फ़ारेनहाइट में आपको कितना डिफरेंस जाता था, 180 का। और रोमर में जो आपको डिफरेंस जाता था यहां पर भी 80 का जाता था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सब का क्या करते हैं, रिलेशन निकालने में आप लोग को भी पता होगा मैथ में क्या करते हैं, बराबर करेंगे। तो इस सब को यहाँ पे बराबर कर दिया जाएगा, सबको बराबर कर दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसको छोटा कर देते हैं सब नीचे वाले को। 20 से जा रहा है 500, 20 नमा 180, 20 चौक 80, ठीक है। तो C - 0/5 बराबर K - 273/5। 273/5 बराबर क्या हो गया, F - 32/9 बराबर R ये C यहाँ पर नहीं होगा, C/5 जाएगा, 0 घटने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये C/5 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको कि R/4, यह इसका रिलेशन हो गया R/4। अब क्या करना है आप लोगों को कि जब भी किसी का टेम्परेचर पूछे, मतलब अगर सेल्सियस दे देगा, मानते हैं कि सेल्सियस का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो चलिए भाई सेल्सियस का 20/5 रख दिए। और आपको रोमर में निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहां पर क्या होगा, बराबर में रोमर वाले को रख देंगे। तो चौक 80 बराबर क्या हो गया, 5R। तो R बराबर क्या हो गया, 80/5। मतलब R में क्या हो गया, रोमन में क्या हो गया, 16 डिग्री।
16 रोमन हो गया आंसर। तो मतलब किसी का भी अगर आपको दे देता है, किसी का भी किसी में दे देगा, इस इक्वेशन पे उसको रख लेना है और वहां से सॉल्व हो जाएगा। आज तो टेम्परेचर के बारे में, बस थर्मामीटर के बारे में कुछ बताएं, कुछ थर्मामीटर बाकी भी है, आगे का चर्चा हम लोग कल करेंगे और उम्मीद करते हैं धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं।